चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो है हमारा वेट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे व्यूअर है प्रकाश वैद्य। वो पूछते हैं किर्लोस्कर न्यूमैटिक के बारे में। किर्लोस्कर न्यूमैटिक के शेयर है उनके पास प्रदीप at the rate of 1460. What should I do? Hold or sell? Your view in short term. इस बीच एक ब्रेकआउट आ रहा है, कंपनी का नाम बता दूं, कंपनी का नाम है यूटीआई एएमसी। देखिए यूटीआई एएमसी करंट जोन पे अभी 1475 1477 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय करना चाहिए। आज कल परसों नेक्स्ट 2 से 3 दिन का प्लान बनाइए। मुझे लगता है कि पहला टारगेट यहाँ पे 1498 होना चाहिए और सेकंड टारगेट यहाँ पे थोड़ा लंबा होगा 1540। तो 1498 पहला टारगेट और 1540 1550 कमिंग सून, मतलब 1550 मुझे लगता है कि कमिंग सून। 2 से 3 दिन का प्लान बनाइए। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1442 1442 स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि 1550 सेकंड टारगेट और 1498 आल्सो कमिंग सून। 2 से 3 दिन का यहाँ पे व्यू रखना चाहिए। बिल्कुल। और एक महीने में देखें तो ये स्टॉक करीबन 17% ऊपर जो है आ चुका है यूटीआई एएमसी और 52 वीक हाई यानी कि 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे इस समय यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का स्टॉक का कामकाज करते हुए और एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। आज करीबन 3.25% का इजाफा है और नया रिकॉर्ड स्तर आज यूटीआई एएमसी पे और ये हमारा ब्रेकआउट स्टॉक भी है, प्रदीप ने आपको अभी बताया। चलिए किर्लोस्कर न्यूमैटिक के शेयर्स 1460 के भाव पे क्या करना चाहिए, होल्ड और सेल? देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक बेस बनाया और मुझे लगता है कि बेस अभी कंफर्मेशन उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार वेट करना पड़ेगा। मतलब जिनके पास है आप बने रहिए। बाकी फ्रेश एंट्री मैं यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एक जो है मल्टीपल कंसोलिडेशन भी हुआ है चार्ट में और अभी के लिए जिनके पास एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 2040 2040 2035। ये जो रेंज है ना, इस बीच एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि सपोर्ट के साथ बने रहिए, लेकिन फ्रेश रिकमेंडेशन इस स्टॉक पे अभी तो नहीं होगा। ओके, तो फ्रेश रिकमेंडेशन तो नहीं है, सपोर्ट के साथ आप स्टॉक पे बने रह सकते हैं। राम हरि जी का नंबर माफ कीजिएगा सवाल है और वो बोलते हैं जीना सीखो लाइफ केयर। इनफैक्ट मैंने पहली बार इसका नाम सुना है, जीना सीखो लाइफ केयर। स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकल कैसा है? और ये स्टॉक जो है इस समय 543 के स्तर पे कामकाज कर रहा है। आज करीबन 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ये आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइडर है इंडिया में। तो जीना सीखो लाइफ केयर, अगर आप इसे ट्रैक करते हैं प्रदीप तो क्या करना चाहिए? देखिए थोड़ा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, बाकी अच्छा है। फंडामेंटल भी ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 6750 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी आप देखेंगे। नीट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 90 करोड़ के आसपास भी है। सेल्स भी ऑलमोस्ट 469 करोड़ के आसपास है। सो डेट देखेंगे ओनली फॉर 10 करोड़ के है, मतलब ज्यादा है नहीं। और प्रोमोटर होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 63.7% है। तो ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है मुझे फंडामेंटली। और लास्ट 3 साल का जो आरओसी देखेंगे ऑलमोस्ट 40.6% के साथ है और लास्ट 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है ऑलमोस्ट 73% है। सो नो डाउट आपके पास अगर है बने रहिए। एक जो है वीकली रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 494 498 के आसपास, उसके ऊपर सस्टेन भी किया। सो मुझे लगता है अभी के लिए आप एक बार जो है स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस होगा 515। स्टॉक में लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है, एक कैटेगरी स्टॉक नहीं है, तो इसलिए ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। फंडामेंटल सपोर्ट हो रहा है, लेकिन 515 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। कभी भी अगर 515 ब्रेक होता है तो आपको भी निकल जाना चाहिए स्टॉक से। जी, अगला सवाल है जसगीर का। जसगीर पूछते हैं 3 स्टॉक्स के बारे में। एक है रैलिस इंडिया जो उन्होंने खरीदा है 355 में और अभी 364 का लेवल चल रहा है। दूसरा है केएनआर कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने 282 के भाव पे खरीदा है और तीसरा है गोकुल एग्रो जो उन्होंने 319 के भाव पे खरीदा है। 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, आपसे सलाह मांग रहे हैं। देखिए मुझे लगता है रैलिस इंडिया अभी 363 के आसपास चल रहा है। एक ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पे, लेकिन ये ब्रेकआउट जो है वॉल्यूम के साथ नहीं है, तो हो सकता है कि एक बार रेजिस्टेंस बिल्ड होने के बाद नीचे आ जाए। तो 375 376 ये जो जोन होगा इंपॉर्टेंट होगा वीकली बेसिस पे क्लोजिंग। एक ऑलरेडी ट्रिपल टॉप का ऑलरेडी फॉर्मेशन बन चुका है, लेकिन ये यहाँ से नीचे भी आने का पॉसिबिलिटीज है। तो 375 इसके ऊपर क्लोजिंग पे स्टॉक
में और भी मोमेंटम आने वाला है 395 और 400 के ऊपर। बाकी केएनआर कंस्ट्रक्शन देखिए अभी कंसोलिडेशन अभी चल रहा है इसमें, और जो है कंसोलिडेशन खत्म नहीं हुआ, बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि एक बार 235 हायर केस में और नीचे में 215 एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। एक रेंज बाउंड है, कंसोलिडेशन चार्ट है, साइडवेज है, तो ना ही है ब्रेकआउट ना ही है ब्रेकडाउन, तो जिनके पास है एक बार वेट करने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश बाय रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं रहेगा अभी। तो 230-35 के ऊपर स्टॉक मोमेंटम करने वाला है। और गोकुल एग्रो अच्छा है, ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि ये काउंटर बहुत जल्दी 350 कमिंग सून, अगर आपके पास है 305 होना चाहिए स्टॉप लॉस, तो गोकुल एग्रो का चार्ट बहुत ही शानदार है। ओके, वर्षा गुप्ता जी का सवाल है, और ये सवाल है दो स्टॉक्स पे, एक है गैलेंट इस्पात और लक्ष्मी डेंटल। बाय किया है, प्लीज बता दीजिएगा क्या करूं। लक्ष्मी डेंटल का मैंने बहुत सुना है, फंडामेंटली इट्स अ गुड कंपनी। यस, आई थिंक उन्होंने आज सुबह मुझे सुना है, तो दोनों ही कॉल था मेरा सुबह। अच्छा। दोनों ही चला है अच्छे से। अच्छा। अब मुझे लगता है कि पहला स्टॉक में ऑलमोस्ट 700 का टारगेट होना चाहिए। फिलहाल मैंने सुबह ही टारगेट दिया था 745, तो 745 का पहला टारगेट आ चुका है। सेकंड टारगेट 775 ऑल्सो कमिंग सून। जिस तरीके से आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है, इनफैक्ट आईपीओ हाई एक ऐसा स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर सस्टेन करने पर स्टॉक बहुत चलता है। लास्ट 1.5 साल में तो ऑलमोस्ट 700% रिटर्न दे चुका है, तो मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस भी बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन होना चाहिए। ओके, आप एक बार 580 अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है तो 580 स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने का सलाह होगा। लक्ष्मी डेंटल भी मैं सुबह कॉल दिया था, पहला टारगेट के आसपास से थोड़ा बहुत नीचे आया है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। 500 बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है, और फंडामेंटल भी अच्छा है। 525 535 कमिंग सून है नेक्स्ट 2 से 3 दिन में, और अगर 2 से 4 महीना टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि एक बार 580 ऑल्सो पॉसिबल। आई थिंक किसी ब्रोकिंग हाउस की भी रिपोर्ट आई थी लक्ष्मी डेंटल पे, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग अ डिसेंट हाइक in terms of stock price in months to come. गैलेंट इस्पात आज 10% ऊपर है, आपने आज सुबह दिया है, मतलब 10% का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। 643 के आसपास का स्तर गैलेंट इस्पात पे इस समय बना हुआ है। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल है फिनोलेक्स केबल्स पे। रेनू चौधरी का सवाल है, फिनोलेक्स केबल है उनके पास, 953 पे लिया है, और एक और स्टॉक दिया है, इसको समझ नहीं रही हूँ, KSCL। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या है? 1165 में लिया है। हाँ, देखिए कावेरी सीड बेसिकली 1125 के आसपास चल रहा है, एंड मुझे लगता है एक बार आप वेट करके जाइए, बट मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। जिस तरीके से 1085 के आसपास एक सपोर्ट है, अगर 1085 ब्रेक होता है तो इसके लिए और खराब हो सकता है। लेकिन लास्ट टाइम का जो ब्रेकआउट था ना, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 1080 1085 के आसपास ही था, तो इसीलिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन आपको इसी जोन पे करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद नीचे आया है। नो डाउट इट्स अ गुड स्टॉक, बट ऊपर से करेक्शन भी हुआ है, तो मेक श्योर आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। लेकिन मेक श्योर अगर आप करेंट जोन से बाय करके जाते हो तो इस केस में आपको 1080 का, और 1080 से लेके 1085 मतलब एक रेंज है, एग्जैक्टली प्राइस नहीं है, एक रेंज है। इस रेंज के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। लॉन्ग टर्म थोड़ा व्यू रखिए। बाकी फिनोलेक्स केबल आपने बताया, राइट? सो अभी 928 के आसपास चल रहा है, एंड आई थिंक यहाँ पर और थोड़ा नीचे आने का चांसेस है। जिस तरीके से एक शूटिंग स्टार पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, नेक जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 880 890 के आसपास है। सो हो सकता है कि अगले और 2 से 3 हफ्ता और नीचे आते हुए आपको दिखे, क्योंकि एक रिसेंटली शूटिंग स्टार पैटर्न बिल्ड हुआ, उसके बाद स्टॉक अभी कंसोलिडेशन भी नहीं हुआ। सो एक तो होता है प्राइस करेक्शन, सेकंड होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, टाइम करेक्शन। इसमें प्राइस करेक्शन भी अभी होना बाकी है, और टाइम करेक्शन भी थोड़ा मुझे लगता है कि और 2 से 4 हफ्ता होना बाकी है। और जब भी कोई स्टॉक पे ब्रेकआउट आता है, नॉन स्टॉप थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट पे आता है तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, एटलीस्ट 6 हफ्ते से 12 हफ्ता थोड़ा बहुत अपना जो कंसोलिडेशन रेंज पे रहता है। सो एज पर माय इंटरप्रिटेशन 880 890 इज ए गुड वैल्यूएशन, गुड जोन। तो आपको एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 860। करंट जोन से अगर किसी को बाय करना है तो अवॉइड कीजिए। ओके, नवनीत वाशने का सवाल है, नमस्कार सर, मेरे पास वोल्टाइम और हीरो मोटोकॉर्प दोनों में से एक खरीदना है 6 महीने के लिए, दोनों में से कौन सा खरीदूं? वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स 9504 का स्टॉक प्राइस है, और दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प
देखिए मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प के साथ जाना चाहिए, जिस तरीके से फंडामेंटल है। लास्ट टाइम भी हमने देखा एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 4470 के आसपास, तो उसके बाद स्टॉक नीचे गिर के बॉटम फॉर्मेशन करके, इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि अभी स्टॉक जो है ब्रेकआउट आने देने के आसपास अभी जा रहा है, ब्रेकआउट नहीं आया इसमें अभी। लास्ट टाइम का भी टॉप था ऑलमोस्ट 4535 के आसपास, तो मुझे लगता है कि एक बार इस काउंटर के साथ आपको जाना चाहिए। फंडामेंटल अच्छा है और रिसेंटली वीकली चार्ट में भी एवरेज मूविंग प्राइस जो होता है ऑलमोस्ट 20 मूविंग एवरेज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, और मुझे लगता है कि स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है। तो अगर आपका 2 से 3 महीना भी व्यू है तो 4850 5000 कमिंग सुन है, तो इस स्टॉक के साथ पर्टिकुलर मैं जाना पसंद करूंगा। जी, अगला सवाल जो है वो है दिलीप व्यास का। वो पूछते हैं, आई डोंट नो इफ आई एम स्पेलिंग इट राइट, रज्जो इंजीनियर्स के बारे में। सो रज्जो इंजीनियर्स है इनके पास, 110 की खरीद है, 138 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा हुआ। RAJOO इंजीनियर्स, अगर आप इसे ट्रैक करते हो प्रदीप। देखिए आईपीओ हाई के ऊपर चल रहा है। अब मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे पॉसिबल तो है, मैं फिर भी एक बार इसका फंडामेंटल चेक करूंगा, क्योंकि फंडामेंटल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RAJOO, यस, ओके, हाँ फंडामेंटल भी ठीक है, लिक्विडेड कंपनी है, तो जिनके पास है एक बार बने रहने का सलाह होगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 125 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। रामा बाबू का सवाल है, वो पूछते हैं सजिडिटी इंडिया के बारे में। सजिडिटी उनके पास है @45 300 शेयर है, क्या करना चाहिए? देखिए इस काउंटर ने बहुत सारे लोगों का पैसा जो है अभी फंस चुका है यहाँ पे, कंसोलिडेशन पैटर्न में है, ब्रेकआउट नहीं है, और रिसेंटली ऑलमोस्ट 56 57 के आसपास भी गया था, उसके बाद से हमने देखा कि ब्रेकडाउन हुआ है। रिसेंटली ऑलमोस्ट 48 भी टच किया था, लेकिन मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि जब तक ये 50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है थोड़ा बहुत लंबा जाने वाला है। तो 38 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, जिनके पास है फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए अभी। ओके, अगला सवाल है संतराज यादव जी का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है इन्फोसिस जो उन्होंने 1609 के भाव पे लिया है, टाटा टेक्नोलॉजी 736। प्लीज एडवाइस, आई कैन होल्ड फॉर 4 मंथ्स। देखिए बेसिकली निफ्टी आईटी देखेंगे थोड़ा प्रेशर में अभी है, और निफ्टी आईटी रिसेंटली 46,000 के आसपास एक टॉप बनाया, उसके बाद नीचे आया 31,500, ऑलमोस्ट अपना जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई से 30% नीचे। धीरे धीरे हमने रिकवरी भी देखा। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ, टैरिफ को लेके ज्यादा कुछ बाद में सेटलमेंट नहीं हो पाया, सो कहीं ना कहीं आईटी एक प्रेशर में है। ये तो शॉर्ट टाइम में ये प्रेशर मुझे लगता है कि कंटिन्यू होने वाला है, लेकिन आई बिलीव कि अगर आपको 6-8 महीना 1 साल का व्यू है तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बीच में जो टीसीएस का रिजल्ट आया था थोड़ा बहुत खराब आया, तो इसी वजह से और थोड़ा जो है आईटी प्रेशर में है, तो नहीं चला। अर्निंग भी सेशन अभी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस जैसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ रखना चाहिए। अब अभी 39,500 के आसपास रिसेंटली लास्ट 4 से 5 दिन पहले एक टॉप बनाया निफ्टी आईटी इंडेक्स ने, उसके बाद धीरे धीरे अभी नीचे आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो आज का थोड़ा बहुत रिकवरी आया है ये कंटिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट 2 से 3 दिन का तो कुछ प्लान आपको नहीं होना चाहिए आईटी में, एटलीस्ट 3 से 4 महीने का प्लान होना चाहिए। बाकी टाटा टेक्नोलॉजी का बात आपने किया, टाटा टेक्नोलॉजी देखेंगे ऑलमोस्ट जो आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद ऊपर से बहुत नीचे आ गया। बहुत सारे लोगों को ना ऐसा एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में, अरे नाम के आगे टाटा लगा हुआ है तो फिर ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे नाम क्या है, टाटा हो, अदानी हो या अंबानी, जो भी हो, वैल्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मुझे लगता है कि कभी कभी आप स्टोरी के साथ नहीं जाना चाहिए, प्राइस के साथ ही आपको मुनाफा होता है। तो प्राइस को बिलीव कीजिए, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड प्राइस इज एवरीथिंग। सो जिस तरीके से हमने देखा कि 1150,000 के नीचे जब टाटा जो है टेक्नोलॉजी आया, उसके बाद 625 630 के आसपास एक अच्छा सा बेस बनाया, अभी ऑलमोस्ट 700 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 716 के आसपास। तो मुझे लगता है कि बेस बन चुका है लोअर टाइम फ्रेम में। तो जिनके पास है बने रहिए। करेंट जोन से भी मैं तो पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ तो टॉप टू बॉटम करता हूँ, नहीं तो बॉटम टू टॉप। तो मुझे लगता है कि टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भी एक ही बॉटम बन चुका है, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग अभी आना बाकी है, तो यहाँ पे बने रहिए। 780 एंड 800 के ऊपर बहुत जल्दी कमिंग सुन। जी, L&T फाइनेंस के स्टॉक को देखिएगा प्रदीप, यहाँ पे 4.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है, 212 का लेवल है, क्या लगता है? L&T फाइनेंस देखिए L&T फाइनेंस पे रिसेंटली ब्रेकआउट भी आया था,
एंड उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे स्टॉक ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं, लेकिन 220 के आसपास एक मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, सस्टेन होता है, तो बहुत जोर से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। लास्ट टाइम का ना टॉप था ऑलमोस्ट 215 के आसपास, तो 220-215 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। अगर वीकली बेसिस पे इस सप्ताह, आज तो मंडे है, अगर फ्राइडे वाला क्लोजिंग एक बार 220 के ऊपर मिल जाता है, सो नेक्स्ट एक L&T फाइनेंस में मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4 से 5 महीना बहुत तेजी हो सकता है। इनफैक्ट करेंट जोन से 25 से 30% पॉसिबल है, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूं कि वीकली चार्ट मींस फादर, मंथली चार्ट मींस ग्रैंडफादर और डेली चार्ट मींस सन। तो एज पर माय स्ट्रैटेजी, जब कोई भी स्टॉक डेली, वीकली, मंथली तीनों ट्रेंड के ऊपर सस्टेन होता है तो बहुत स्ट्रांग होता है। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको भी ऐसा सोचना चाहिए, और 220 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर क्लोजिंग पे 25 से 30% अपसाइड पॉसिबल है।